वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। यूक्रेन संकट को लेकर फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन पर आपातकालीन सत्र चल रहा है। इस संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि हमें खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तनाव को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से उचित कदम समय रहते नहीं उठाए गए, जिस वजह से हम उस दिशा की ओर बढ़ गए हैं जिधर हमें नहीं बढ़ना चाहिए था। Situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. तो यूक्रेन संकट पर ज्यादा चर्चा के लिए रिटायर मेजर जनरल अनुज माथुर, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अनुज माथुर जी, आपको बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके का विवाद देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो रूस और यूक्रेन का विवाद है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बहुत पुराना इशू है, लेकिन इस लेवल पर उसको एस्केलेट हो जाएगा, इसकी संभावना कम नजर आ रही थी। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने यूएन में हमारे राजदूत को कहते हुए सुना कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उन पार्टीज ने टाइमली कोई रिएक्शन नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका और नाटो को उन लोगों को ये ख्याल, मेरे ख्याल से ये उनका विचार था कि ये रूस इस प्रकार की हरकत शायद ना करे। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो अभी तक हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है दर्शकों को कि वो एक इन्वेजन नहीं है, फुल स्केल वॉर नहीं है। उन्होंने खार्किव और कीव में और अन्य बड़े शहरों में यूक्रेन के उन्होंने हवाई हमले किए हैं और मिसाइलों से हमले किए हैं, और उनका यह कहना है कि ये हमले चुन चुन करके सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे किए जा रहे हैं। अगर उनका रूस का जो अपना करने का अंदेशा है वो सिर्फ डॉनबास इलाके में और उन ईस्टर्न स्टेट्स में रहता है, जहां पर के उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है और उनके सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स के साथ कोई उन्होंने ट्रीटीज वगैरह साइन करी है, तो अभी भी इस बात को इसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर रशिया फुल स्केल इन्वेजन माउंट करता है, अर्थात पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, युद्ध शुरू छेड़ देता है, तो हालात बेकाबू होने के चांसेस हैं और ये लड़ाई शायद पहले यूरोप में और फिर और भी कई हिस्सों में फैल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का कुछ शायद ना हो, और अभी भी संभावना है कि हम अगर दुनिया के देश चाहें तो इसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आप ये मान लें कि जो सैंक्शंस की लगातार अमेरिका बात करता चला आ रहा है, उन सैंक्शंस का आपने देखा, और मेरा भी ये मानना है कि उन सैंक्शंस का रूस के ऊपर अब कोई असर होने वाला नहीं है। वो अब उसने सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है कि इन सैंक्शन से उसको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कितना नुकसान होने वाला है और उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी। पुतिन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पुतिन की महत्वाकांक्षा कि वो रूस को पुनः एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करे। तीसरी बात, पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन या किसी और अन्य देश में जो कि रूस से बॉर्डर करता हुआ है, वहां पर नाटो की मटेरियल, फिजिकल और मिलिट्री प्रेजेंस हो। तो ये तमाम बातें देखते हुए उन्होंने ये अभी कदम उठाया है। ये इन्वेजन फुल स्केल मेरे हिसाब से नहीं है, और अभी भी पूरी संभावना है कि अगर G7 और बाकी देश मिलकर के चाहें तो इसको किन्हीं शर्तों पर इसको डिफ्यूज किया जा सकता है। साहिल माथुर साहब, जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें कही यहाँ पर और जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं कि कितना उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भारत पर इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर भारतीय मूल के नागरिक हैं उन्हें वापस देश बुला लिया जाए। फ्लाइट्स भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं, संचालन किया जा रहा है। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि एक फ्लाइट वहां के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो वहां पर लैंड नहीं कर पाए, इसलिए आधे रास्ते से ही उसे वापस बुलाना पड़ा। तो स्थितियां क्या गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं अभी?
बिल्कुल बिल्कुल, स्थितियां तो गंभीर होंगी ही, क्योंकि अगर आप देखिए कि जितना भी रूस कहता रहे कि हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कोलेटरल डैमेज होने से कोई बचा नहीं सकता। और किसी भी देश का आप ये देखें कि जो एयरपोर्ट होता है, जो एयर फैसिलिटीज होती हैं, वो नेचुरली वो एयरपोर्ट इसीलिए होते हैं कि वहां पर आपकी एयरफोर्स भी वहां से काम करेगी, तो वो स्थान बंद होना लाजमी है। कई पिक्चर्स मैं भी सुबह देखी मैंने कि लोग भाग रहे हैं, उन्होंने खार्किव बड़े शहरों को खाली करने के लिए उनको आदेश दे दिए गए हैं, मार्शल लॉ लागू हो गया है। अब आपका प्रश्न, भारत पे इसका असर, सबसे बड़ा असर आपने शायद देख लिया हो ऑलरेडी, बाजार पे पड़ रहा है। न केवल भारत के बाजार पे, ये बात मैंने पहले भी कही थी, पूरी दुनिया के बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है, और इकोनॉमी इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके बाजारों पर। दूसरा, भारत के ऊपर यह असर पड़ने वाला है कि भारत के जो मूल के जितने विद्यार्थी वहां पर हैं, उनको वहां से निकालना, किस प्रकार से हम निकालेंगे। अगर एक कीव एयरपोर्ट बंद हो गया, खार्किव एयरपोर्ट बंद हो गया, ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर कि अधिकतर लोग, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में ये संभव होता है, जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान में हुआ था कि कितना भी हालात वहां खराब हो, लेकिन फिर भी आपके लिए संभव होगा एक देश के तौर पे कि आप यदि चाहें तो आप अपने लोगों को वहां से निकाल सकते हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार इस प्रयास में, अपने प्रयास में सफल होगी, और हम अपने लोगों को वहां से सावधानी से और बिल्कुल सेफ्टी के साथ ले आने में सफल रह जाएंगे। जी माथुर साहब, जैसे कि जब अफगानिस्तान की स्थिति में परिवर्तन आया था, तब भी हमने चर्चा की थी, और तब भी हम इसी बात पर पहुंचे थे, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की कोई स्थिति डेवलप होती है तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर जरूर होता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन कोलेटरल डैमेज, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उसको रोकना यहां पर संभव किसी भी तरह से नहीं हो पाता। राजधानी कीव की अगर हम बात करें तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मिलिट्री जो बेस कैंप्स हैं या फिर जो मिलिट्री एरियाज हैं वहीं को, उसी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रूस कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत करता हुआ यहां पर देखा जा रहा है। चेतावनी यहां पर जाहिर की गई है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि कोई भी इसमें बीच में ना पड़े, और दूसरी तरफ जो कोलेटरल डैमेज की आपने बात की, उससे कहीं भी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि कोलेटरल डैमेज जो है वो नहीं होगा। देखिए, मैं साहिल आपको एक बात बताता हूं कि कोलेटरल डैमेज को हमको 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो कोलेटरल डैमेज जो फिजिकल होगा, वहां पर जहां पर कि युद्ध हो रहा है, या हवाई हमले हो रहे हैं, या मिसाइलों के हमले हो रहे हैं जी। जो दूसरी, हमको ये बात को पढ़ने में कहीं ना कहीं किसी अंतरराष्ट्रीय समूह से कहीं ना कहीं गलती हुई है। भारतवर्ष ने यूएन के एक इमरजेंसी मीटिंग में पहले भी कहा था कि इस बात को बहुत सीरियसली लेकर के, लेकिन जो बाइडेन और नाटो वो कंटिन्यूसली कहते हैं कि हम 2 सैंक्शन और लगा देंगे, 4 सैंक्शन और लगा देंगे। ये उनका अपना उसमें अपना वो नैरेटिव है, अपना समझ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सही समय पर सही एक्शन नहीं लिए गए। कोलेटरल डैमेज की बात करें तो फिजिकल कोलेटरल डैमेज होने वाला है, वो कीव में रहेगा, और अगर ये थोड़ा आगे फैलता है बेलारूस या कहीं पोलैंड और नजदीकी देशों में, वहां रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज जो मैं आपको समझना चाहिए, वो पूरे विश्व की इकोनॉमी, शांति तो अलग है, इकोनॉमी में इसका बहुत असर होगा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि पूरा विश्व अभी भी कोविड की वजह से जो इकोनॉमी ने, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने मार खाई थी, उस मार से उभर के आने का प्रयास कर रहा था, और ये एक और धमाका रूस ने कर दिया। गलती किसकी है, किसकी नहीं है, कौन कहां तक जाएगा, ये बात अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब ये है कि जो पहले ही डिप्लीट हो रही थी आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस और जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे थे, तो वो आपके इसका असर हो गया। आपने देखा रुपया गिरा है, मार्केट गिरे हैं, और न केवल भारतवर्ष में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट, हर जगह बाजारों पर इसका असर देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कोलेटरल डैमेज है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी बेटर सेंस प्रिवेल होगा। अमेरिका, यूके, नाटो, इतने बड़े बड़े 30 मार्खा देश बने हुए हैं, ये कुछ ना कुछ जो गलती अभी तक ऑलरेडी कर चुके हैं उसको सुधार करके और कोई एक्शन लेंगे। बातचीत का द्वार खुला रखने की आवश्यकता है। अभी मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अभी फुल स्केल इन्वेजन नहीं हुआ है। वॉर इन द रियल सेंस ऑफ वॉर जो है वो शुरू नहीं हुई है। ये रूस ने जो धमकी दी थी पहले कि भाई आप अपनी सेनाएं यहां से डॉनबास के इलाके से हटाएं और सरेंडर करें, तो उन्होंने जब उनको नहीं माना तो ये एक दूसरी उसी धमकी को और उन्होंने
थोड़ा सा जोर से बताने की कोशिश की है कि अगर आप ये ट्रेलर देखें और अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तैयार रहें फुल स्केल वॉर के लिए। लेकिन अभी फुल स्केल वॉर शुरू नहीं हुई है, हाथ से हालात पूरी तरह बेकाबू नहीं हैं, और यदि चाहें लोग संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो देश और कई भारत जैसे न्यूट्रल देश, तो इस बात को अभी भी संभाला जा सकता है। जी माथुर साहब, देखिए आप बेहद समझ रखते हैं इस पूरे मामले पर, और इस तरीके के जो मामले होते हैं आपने बहुत करीब भी रिसर्च यहाँ पर की है, और जिस तरीके से हम आपसे हर बार डिस्कशन करते हैं अगर कभी भी कोई इस तरीके का मैटर होता है, आपसे व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जैसा आपने अभी कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने यहाँ पर एक चेतावनी यहाँ पर कह सकते हैं कि दी है इस छोटे मोटे हमलों से, और उनका ये कहना है कि ये एक तरह का ट्रेलर है, और इस ट्रेलर को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अभी पूरी पिक्चर बची है, और अगर वो पिक्चर हमने दिखा दी तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिस तरीके से अभी आपने कहा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी राय जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो बातचीत के पक्ष में नजर आ रहे हैं, या इस तरीके की जो चीजें वो कर रहे हैं उसका सीधे तौर पर अब ये युद्ध की स्थिति ही बनाने की कवायद में वो जुटे हुए हैं, या वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताया था कि व्लादिमीर पुतिन ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जी। और उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करने का प्रयास करेगा तो व्लादिमीर पुतिन के हिसाब से वो जलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि अगर हम चाहें तो अभी भी संभावना है, जो जिस प्रकार की शर्तें रूस की हैं, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप उन शर्तों को मान लें, मैं ये बता रहा हूं कि आपको एक डायलेमा क्या है। डायलेमा ये है कि जो अमेरिका और नेटो कंट्रीज हैं, अगर वो रूस की तमाम शर्तें को ये सब मान लेते हैं और रूस के जो मचाता है वो करने देते हैं, तो इट विल बी अ बिग फेस लॉस। जो अमेरिका वैसे ही सुपर पावर होने से नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है, इकोनॉमिकली वीक हो रहा है, मिलिटरीली वीक हो रहा है, हर तरीके से वीक होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान में मुंह की खा के आए हैं वो लोग, तो उनको भी अपनी चीज को संभालने की आवश्यकता है। तो आपने मेरे से पर्सनल प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि पुतिन को अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख के और अपनी जो रूस के हित में बातें हैं उन बातों को समझ करके दूसरों को समझाने पड़ेंगी, यूक्रेन को और बाकी विश्व को, संयुक्त राष्ट्र को। लेकिन आप आंख बंद करके कि मैं तो हमला करूंगा उसका, ऐसा करके आप पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जा नहीं सकते। ये मेरा मानना है, और वो आप समझेंगे, वो भी इस बात को समझते हैं, उसको भी पता है कि किस लेवल पर जाकर के उस लाइन को दोबारा ब्रीच नहीं करना है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो भी युद्ध का असर होगा, जितना बाकी के लोगों के ऊपर होगा, उससे कहीं ज्यादा युद्ध का इकोनॉमी पर, रूस की इकोनॉमी पर असर होगा। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया लगभग चीन और तुर्की और 2-4 देशों को छोड़ के पूरी दुनिया लगभग इकट्ठी नजर आ रही है। तो जो इकोनॉमिक नुकसान, आफ्टर ऑल लड़ाई इकोनॉमी के लिए है, लड़ाई अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन के लिए है, तो उस लड़ाई में जितना नुकसान उनको होगा तो ये कैलकुलेशन उसको करनी पड़ेगी। आज पूरी सैंक्शंस लग जाएंगी, 2-4 जगह अटैक हो जाएंगे तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा अभी भी ये मानना है, कल भी मैंने कहा था, मेरा अभी भी ये मानना है कि संभावना बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की अभी भी मौजूद है, और प्रयास करना चाहिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। बाइडेन ने कह दिया है कि मैं G7 से बात करूंगा, बाइडेन ने कह दिया है ज़ेलेंस्की को कि आप मेरे से आकर के मेरे से बात करें। क्योंकि अभी ये चेस का गेम चल रहा है। शैडो बॉक्सिंग मैंने कल परसों इस्तेमाल किया था एक शब्द, मैं अभी उस शैडो बॉक्सिंग से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं ये लोग, लेकिन फिर भी बॉक्सिंग असली मैच शुरू नहीं हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी समझदार अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसको बातचीत के जरिए सुलझाने में मेरे ख्याल से ये हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा माथुर साहब आपने, अभी भी बातचीत का रास्ता, क्योंकि जी बिल्कुल सही कहा माथुर साहब आपने कि बातचीत का रास्ता यहाँ पर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर युद्ध होता है
तो चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों को ही डैमेज यहां पर होंगे, चाहे एक को ज्यादा हो एक को कम हो, लेकिन नुकसान दोनों तरफ से ही होगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो आपने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि इकोनॉमिक जो डैमेज है वो यहां पर पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा इस युद्ध के बाद से। तो हमारे साथ माथुर साहब जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।